जनाब आज है 3 फरवरी 2024 और हम एटॉमिक फिजिक्स की थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम इसके सिर्फ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहला आपके सामने जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिए कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका नाम है इरीडियम। इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम है इरीडियम। और ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इरीडियम, इसमें से बीटा पार्टिकल का इमिशन हुआ है। तो कह रहे हैं जब इसमें से बीटा पार्टिकल का इमिशन हो गया तो ये कन्वर्ट हो गया प्लेटिनम में। अब जब ये प्लेटिनम में कन्वर्ट हुआ तो आपने इस इक्वेशन में न्यूक्लियाइड इक्वेशन को कंप्लीट करना है। न्यूक्लियाइड का मतलब इलेक्ट्रॉन तो नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाले नंबर्स को यहाँ पे शो करना है। कैसे शो करें? तो याद कीजिए कि जब हम बीटा पार्टिकल की बात करते हैं तो बीटा पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है, इतना कम होता है कि हम इलेक्ट्रॉन के मास को जीरो कंसीडर कर सकते हैं, नेग्लिजिबली स्मॉल। तो इसका मास नंबर जीरो लिखा जाता है। लेकिन बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज नंबर -1 लिखा जाता है। अब बात करेंगे प्लाटिनम की। तो प्लाटिनम में हम आपको पढ़ा चुके हैं बीटा पार्टिकल जब कभी इमिट होगा तो उसके मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि मास ही जीरो है बीटा पार्टिकल का। बट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। अच्छा, कहता है इंक्रीज कैसे हो सकता है? बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा है, इंक्रीज। तो देखिए 77 इसका पॉजिटिव चार्ज पहले था, इसमें से -1 निकल गया। दिस -1 emitted आउट एज बीटा पार्टिकल। तो माइनस माइनस इट मेक्स प्लस। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। तो बीटा पार्टिकल कभी भी इमिट होगा तो मास नंबर रिमेन सेम बट एटॉमिक नंबर ऑलवेज इंक्रीजेस बाय 1। अच्छा, अब आ जाइए हाफ लाइफ के क्वेश्चंस पर। हाफ लाइफ बट हम पढ़ा चुके हैं कि अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की आपको हाफ लाइफ बता दें तो हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें काउंट रेट की वैल्यू आधी हो जाती है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि इनिशियल काउंट रेट 1100 है, बताइए 19 आवर्स लेटर इसका काउंट रेट कितना रह जाएगा? तो आप 1100 को आधा कर दो तो ये रीडिंग रह जाएगी। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस 19 आवर्स के बाद 19 आवर्स और आगे चले जाए तो ये बन जाता है 38 आवर्स। और अब 38 आवर्स के बाद जाओगे तो रीडिंग फर्दर हाफ हो जाएगी। और यही हमारे क्वेश्चन में गिवन नंबर है कि 38 आवर्स के बाद रीडिंग क्या होगी। तो 1100 का हाफ 550 और 550 का हाफ 375। तो जो काउंट रेट है दैट इज काउंट कितना हो जाएगा जी? मैं बड़ा कहा, दोबारा बोलिए। 275। ठीक है, मैं अपने आप को करेक्ट कर लेता हूँ। इट बिकम्स 275। ठीक है जी, 550 का हाफ 275। फिर कह रहे हैं स्टेट टू वेज इन विच गैमा इमिशन डिफरेंट फ्रॉम बीटा। तो आपको पता है गैमा जो होता है वो गैमा इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसको ईएम रेडिएशन भी लिखें तो सब दुनिया जानती है कि गैमा इज ईएम रेडिएशन एंड बीटा इज एन इलेक्ट्रॉन। मैंने नेचर वाली हेडिंग को यूज किया। आपको मैं पहली हेडिंग पढ़ाता हूँ, नेचर। तो बीटा इलेक्ट्रॉन है, अल्फा हीलियम है, गैमा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन है। बस। तो ये पहली बात नेचर वाली हो गई। दूसरी बात पर आ जाइए। कह रहे हैं अगर हम चार्ज की बात कर लें तो आपको पता है गैमा हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज। और अगर बीटा की बात करें तो बीटा इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। बिल्कुल ठीक। लेकिन वो उनकी करेक्टरिस्टिक्स की तरफ हम लोग चले जाते हैं। चले हम उसको भी बात मान लेते हैं। वो कह रहे हैं जनाब दोनों में क्या डिफरेंस है? तो आप बता सकते हैं कि गैमा की पेनिट्रेटिंग पावर इनफाइनाइट है, हर चीज से पास कर जाती है। बीटा बहुत लिमिटेड है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक है बेटा।
तो आपने दो डिफरेंस बताने हैं और ऑब्वियसली सारे डिफरेंस बड़े आसान से। आगे चले। और यहाँ मुझे ख्याल रखना है कि हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है, हम सिर्फ पास पेपर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन जनाब ये है कि एक डॉक्टर है, पूरी कहानी सुना रहे हैं, उसको छोड़े। काम की बात ये है कि जो बैकग्राउंड रीडिंग है वो रीडिंग उन्होंने दी हुई है, ये रीडिंग्स दी हुई है 16, 12 एटसेट्रा। कह रहे हैं बैकग्राउंड रीडिंग के दो पॉसिबल सोर्सेज बताइए। तो पहला पॉसिबल सोर्स जो मैं लिखना पसंद करता हूँ वो ये कि कॉस्मिक रेज कमिंग फ्रॉम आउटर स्पेस। क्योंकि हम लोग स्पेस फिजिक्स पढ़ चुके हैं, तो उसमें हम पढ़ चुके हैं कि दूसरे स्टार से, दूसरी गैलेक्सीज से जो रेडिएशंस हैं वो ज़मीन तक आती है, एंड दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड कॉस्मिक रेज। एंड दीज कॉस्मिक रेज हमारे लिए क्या बन सकती हैं? सोर्सेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन। इसके अलावा आप जानते हैं हमारी ज़मीन के नीचे जो मट्टी है, जो ज़मीन के नीचे रॉक्स हैं, ठीक है जनाब, अंडरग्राउंड, मे बी रेडियो एक्टिव। ठीक है जनाब, आप जिस बिल्डिंग में बैठे हैं, उस बिल्डिंग में जो मटेरियल यूज हुआ है, क्या पता वो ऐसी जगह से आया हो जहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद हो। तो इन सब से रेडियो एक्टिविटी हो सकती है। और नोट्स में और प्रॉपर वर्डिंग में मैंने 5-6 सोर्सेज लिखे हुए हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन है कि जब हम जीएम ट्यूब से रीडिंग लेते हैं तो वो रीडिंग कभी भी एक जगह रुकती नहीं है। आप रीडिंग नहीं होगा एक नंबर आ जाए और वो रुका रहे, वो रीडिंग मुसलसल फ्लक्चुएट होती रहेगी। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है रीडिंग सेम नहीं है, ठीक है। क्यों सेम नहीं है, रीजन क्या है? तो इसकी रीजन ये है कि रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है ये रैंडम है। और रैंडम प्रोसेस का मतलब यही होता है कि अपनी मर्जी से चलता है, स्लो भी होता है, फास्ट भी होता है। तो हम कहेंगे ड्यू टू रैंडमनेस या रैंडम नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ड्यू टू रैंडम नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है बेटा, रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस रैंडम है, तो ड्यू टू रैंडम नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इस वजह से रीडिंग कभी भी आपको सेम नहीं मिलेगी। ठीक है जनाब। तो ये क्वेश्चन भी यकीनन आसान सा है, लेकिन यहाँ से कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन है। क्या मैथमेटिकल क्वेश्चन है? मैथमेटिकल क्वेश्चन ये है कि रेडियो एक्टिव सैंपल बैकग्राउंड रेडिएशन 40, बैकग्राउंड रेडिएशन बता रहे। अब आपके सामने एक रेडियो एक्टिव सैंपल लेकर आए, उसका काउंट रेट मेजर किया, इट इज 200। तो काउंट रेट 200 आ रहा है, और इस 200 में 40 बैकग्राउंड रीडिंग भी शामिल है। तो जब कभी बैकग्राउंड रीडिंग भी बता दी जाए तो हमें रीडिंग को सबसे पहले करेक्ट करना होगा, क्योंकि बैकग्राउंड रीडिंग की वजह से रीडिंग सही नहीं मानी जाती। तो आप क्या कीजिए कि जो रीडिंग आ रही है 200, उस 200 में से बैकग्राउंड रीडिंग को माइनस कर दीजिए। बैकग्राउंड रीडिंग इज 40, तो 200 माइनस 40, करेक्ट रीडिंग बन गई हमारे लिए 160। तो 160 इज द करेक्ट रीडिंग। अच्छा जी, कह रहे हैं कि इस को हमने नोट कर लिया। फिर कह रहे हैं आफ्टर 24 डेज, हमें एक टाइम बता दिया, और इस टाइम के बाद द काउंट रेट इज 50, काउंट रेट इज 50। तो जो अभी हमने रीडिंग नोट की है 160 वाली, इसको मैं बोलूंगा इनिशियल काउंट रेट। ठीक है जनाब। अच्छा, फाइनल काउंट रेट 50 तो आ रहा है, लेकिन ये भी करेक्ट थोड़ी माना जाएगा, इस 50 में भी बैकग्राउंड शामिल है, बैकग्राउंड 40। तो बैकग्राउंड जब कभी दे दें तो दोनों में से माइनस करना पड़ेगा, ये आपने माइनस कर दिया। अब आपके पास इनिशियल रीडिंग 160 है, अब आपके पास फाइनल रीडिंग 10 है, दोनों रीडिंग्स आपके पास मौजूद हैं। और अब आपने कैलकुलेट करना है हाफ लाइफ। ठीक है। अब जरा एक बात गौर से देखिएगा, मैंने ऊपर वाला जो क्वेश्चन कराया वो मैंने विदाउट यूजिंग अ फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व करवाया, और विदाउट यूजिंग फॉर्मूला क्वेश्चन बड़े आराम से हो गया। लेकिन एक खास बात सुनिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में
आपको इनिशियल रीडिंग भी बता दे और फाइनल रीडिंग भी बता दे और कुछ और पूछे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, पर पहले से मैं आपको ये हिदायत दे रहा हूँ कि इफ यू आर गिवन इनिशियल रीडिंग एंड फाइनल रीडिंग देन यू शुड यूज फॉर्मूला, अदरवाइज उसी विदाउट फार्मूले मेथड से कर लिया करें। फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला है 2 raised to the power n इक्वल्स टू इनिशियल रीडिंग डिवाइडेड बाय फाइनल रीडिंग। अगर आपको इनिशियल रीडिंग गिवन है 160, फाइनल रीडिंग गिवन है 10, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये बन जाता है 16। 16 को 2 का एक्सपोनेंट बनाए तो ये बन जाता है 2 की पावर 4, और जब ये 2 की पावर 4 बन गया तो n इज इक्वल टू 4 आ गया। n इज इक्वल टू 4 आ गया। तो n इज इक्वल टू 4 एक्चुअली इट इज नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। कोई बच्चा पूछे सर n है क्या, तो n है नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, यानी 4 हाफ लाइव्स गुजर चुकी हैं। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो आप इसको छोड़े, बस फॉर्मूले में 2 की पावर n और उसमें से आर आई आर एफ दिया हुआ n निकाल लें। और जब n आ जाए तो फिर एक और फॉर्मूला है कि टाइम इज इक्वल टू n इंटू हाफ लाइफ। क्या मतलब? n की वैल्यू तो अभी भी निकाल ली है 4, हाफ लाइफ सर हाफ लाइफ तो कैलकुलेट करना है, लिखा हुआ है कैलकुलेट हाफ लाइफ। ये हाफ लाइफ कितने टाइम के बाद कैलकुलेट करना है? क्वेश्चन में लिखा है 24 days लेटर। तो आपने 24 days का टाइम लेते हुए रीडिंग नोट की है। इनिशियल रीडिंग 200, फाइनल रीडिंग 24 days के बाद 50। आपने पहले दोनों रीडिंग्स को करेक्ट किया, करेक्ट करने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इज 24/4, और जब 24/4 करते हो तो इसकी हाफ लाइफ आ गई 6 days। ठीक, तो हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, पहले अपनी बात रिपीट कर लें फिर आपसे पूछेंगे सवाल, कब फॉर्मूला लगाना चाहिए कब नहीं, मेरा मशवरा। तो मेरा मशवरा ये है सर, अगर क्वेश्चन में हमें इनिशियल काउंट रेट और फाइनल काउंट रेट दोनों गिवन हो तो सर फॉर्मूले से करना चाहिए, और अगर इनिशियल फाइनल में कुछ भी मिसिंग है तो सर इसको फार्मूले पे नहीं लिखे जाए, फिर हम वही वाले मेथड से कर लें, इतने दिन के बाद ये होगा, इतने दिन के बाद ये होगा। तो हाँ बेटा, हमें मशवरा दें फार्मूला कब लगाऊं कब ना लगाऊं। बस सही है, बस सही है, आपको बात समझ में आ गई है, जबरदस्त। नहीं नहीं नहीं, मैंने बताया इनिशियल और फाइनल रेट गिवन होगा तो फार्मूला लगाएंगे ना, फिर इनिशियल फाइनल रेट ढूंढने वाली तो बात ही गलत हो गई ना बेटा। अगर आपको मैंने इनिशियल भी बता दिया फाइनल भी बता दिया क्वेश्चन में, तब तो बेटा फार्मूले पे जा रहे हैं, तो ये फार्मूला जब ही लगाते हैं जब इनिशियल और फाइनल दोनों काउंट रेट गिवन होते हैं बेटा। कहाँ समझ में आई बात? इससे अगर आप पूछे सर मतलब बताए निकाल के आ रहे होते हैं, तो इससे एक तो हम नंबर ऑफ हाफ लाइव्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं, फिर उसी को लेकर टाइम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी 3-4 सवाल करोगे तो आपको और अच्छा समझा दूंगा। एक और सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है कि आपके सामने अल्फा बीटा गैमा ये तो आपको आता है, इन्होंने आपको एग्जाम्पल दे दी एक्सरेज। एक्सरेज की उन्होंने प्रॉपर्टी और यूज आपको बता दिया कि आप जब बचपन में मॉन्टेसरी क्लासेस में होते थे तो मैचिंग करवाते थे, कह रहे हैं अब आप बड़े हो गए, अब आप यहाँ पे भी मैचिंग करके दिखाएं। क्या मैचिंग होगी तो गौर से सुनिए। ये बताइए अल्फा बीटा गैमा कौन सी रेडिएशन होती है जिसकी आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है और एब्जॉर्प्शन इतनी ज्यादा है कि हर चीज में एब्जॉर्ब हो जाती है, ज्यादा पेनिट्रेट कर ही नहीं पाती। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन बहुत ज्यादा और easily absorbed by small amount of substance, तो फौरन जहन में नाम आता है अल्फा का। सर अल्फा वो रेडिएशन है जिसकी आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है और एब्जॉर्ब हर मटेरियल में हो जाती है, इसलिए पेनिट्रेट कर ही नहीं पाती। अच्छा, उसके बाद राइट हैंड पर आ जाए, कह रहे हैं जनाब स्मोक डिटेक्टर। मेरे ख्याल में मैंने आपको स्मोक डिटेक्टर पढ़ाया हुआ है, और नहीं पढ़ाया तो मुझे बताएं। क्या फाइक मैंने स्मोक डिटेक्टर आपको बताया? व्हाट इज स्मोक डिटेक्टर? नहीं पढ़ाया, तो जरा 2 मिनट दें मुझे ताकि मैं आपको स्मोक डिटेक्टर की बात समझा दूं। मुझे थोड़ी सी कोई वाइट स्पेस इस पे मिल जाए। चले ऐसा करते हैं, नया पेज ले लेते हैं।
जरा स्मोक डिटेक्टर को बेटा देखिएगा, स्मोक डिटेक्टर क्या चीज होती है। स्मोक डिटेक्टर बेटा होता ये है, मैं बहुत इजी से डायग्राम बनाऊंगा, कोई मुश्किल बातें नहीं करूंगा आपके साथ। ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, इन दोनों प्लेट के साथ यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है, मैं सेंसर तो नहीं बनाऊंगा। और ये समझ लिया अलार्म मैंने बना दिया। और ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, और पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट के साथ ये मैंने एक सर्किट कंप्लीट कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, जो इसमें काम की चीज़ है वो सर्किट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सर्किट मैंने शायद इतना अच्छा बनाया भी नहीं। ठीक है जनाब, सर्किट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काम की चीज़ क्या है, जरा सुनिए। कह रहे हैं सर ये जो मैंने टी टाइप चीज़ बनाई है ना, इसमें मैंने कोई ऐसा सैंपल लाके रख दिया है। ठीक है बेटा, ये जो मैंने टी शेप डायग्राम बनाई है, इस टी शेप डायग्राम में कोई ऐसा सैंपल लाके रख दिया है जो जो अल्फा इमीटर है। इसमें से अल्फा इमिट होते रहते हैं, इसमें से बेटा अल्फा हर वक्त निकलते रहते हैं। कोई अल्फा इमीटर सोर्स है, इससे हर वक्त अल्फा निकलती रहती है। ठीक है जनाब। और बताइए, जब इसमें से बेटा हर वक्त अल्फा निकलती रहती है, तो वो अल्फा जो होती है ना, वो इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन में जो एयर होती है ना बेटा, एयर, उस एयर को आयोनाइज कर देती है। अल्फा एयर को आयोनाइज कर देती है। आयोनाइज करने का मतलब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक देना। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंकेगी, तो जनाब इसके बिटवीन बन जाएंगे आइंस। और जब आइंस बनते हैं, तो आइंस, पॉजिटिव आइन नेगेटिव प्लेट की तरफ भागता है, नेगेटिव आइन पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागता है। और इन आइंस के भागने से ये जो सर्किट है, ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो सर्किट कंप्लीट होने से सेंसर को हमने ये इंस्ट्रक्शन दी होती है कि अगर सर्किट कंप्लीट हो तो अलार्म आपने बजाना नहीं, अलार्म नहीं बजता। तो इन नॉर्मल कंडीशंस दोनों प्लेट्स के बिटवीन में एयर होती है, उस एयर को अल्फा पार्टिकल आयोनाइज कर देते हैं। हर वक्त आइंस बन रहे होते हैं, उन आइंस का करंट सेंसर डिटेक्ट कर रहा होता है, और वो कोई अलार्म बजाता नहीं है। लेकिन अगर आग लग जाए, तो इसके अंदर स्मोक आ जाएगा। जब स्मोक आ जाएगा, तो स्मोक की डेंसिटी एयर की डेंसिटी से बहुत ज्यादा होती है। जब स्मोक की डेंसिटी ज्यादा होती है ना, तो स्मोक में से अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट कर ही नहीं पाता। जब वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता, तो आइंस प्रोड्यूस कर ही नहीं पाता। और जैसे ही आइंस की प्रोडक्शन स्टॉप होती है, फौरन सेंसर डिटेक्ट कर लेता है कि जनाब अलार्म बजा देना है, और अलार्म बजना शुरू होता है। ठीक है जनाब। तो आपके कोर्स के अंदर कोई स्मोक डिटेक्टर की पूरी कंस्ट्रक्शन वर्किंग नहीं है, ये बीच में क्वेश्चन आया तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हमारी घरों में, बिल्डिंग्स में जो फायर अलार्म लगे हुए होते हैं, उस फायर अलार्म में जो स्मोक होता है, उस स्मोक की डिटेक्शन के लिए हम लोग अल्फा पार्टिकल्स को यूज कराते हैं। बस इतनी सी बात जहन में रखनी है। समझा मैंने कुछ ज्यादा लंबा कर दिया। अच्छा जी, अल्फा पार्टिकल की बेटा बात खत्म। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल की क्या खास बात होती है? तो सर बीटा पार्टिकल की अगर हम बात करें, तो बीटा पार्टिकल में अब मेरे पास दो ही चॉइसेस हैं, इन दो में से किसी एक को पकड़ना है। तो ये बताइए, गैमा। सर गैमा की पेनिट्रेटिंग पावर हाईली है। तो जहां लफ्ज लिखा हुआ है हाईली पेनिट्रेटिंग पावर, जहां लफ्ज लिखा हुआ है हाईली पेनिट्रेटिंग पावर, पुअर आयोनाइजिंग पावर, तो सर उसमें तो कोई फिर कोई शक ही नहीं रह गया ना, कि गैमा की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे हाईएस्ट है। तो ये गैमा पे चला गया, तो ऑब्वियसली ये बीटा के नसीब में आ गया। तो ये हमने तीन को सिलेक्ट कर लिया। अब राइट साइड पर आ जाए जल्दी से। आपको याद होगा, और ये सवाल अभी इस शीट के अंदर आएगा भी, कि गैमा से हम लीकेज ऑफ वाटर पाइप्स को सर्च कर लेते हैं। ठीक है जनाब। लीकेज ऑफ वाटर पाइप को मैं अभी एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि इसी शीट में नीचे एक सवाल दिया हुआ है कि अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे कोई पाइप है पानी का, बेटा वो लीक कर गया है, उसकी लीकेज को हम डिटेक्ट कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं बाय गैमा। ठीक है जनाब। अच्छा, अब रह गई खाली बीटा। तो बीटा के लिए जो आखिरी यूज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लिखा हुआ है डिटेक्टिंग अ चेंज इन द थिकनेस ऑफ अल्मीनियम फॉइल ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग। क्या मतलब? किसी जगह अल्मीनियम फॉइल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है,
तो हम चाहते हैं कि उसकी थिकनेस हर जगह यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो वहां पर हम बीटा पार्टिकल का सोर्स लगा देते हैं। बीटा पार्टिकल अल्युमिनियम फॉइल में से हर वक्त पास होते रहते हैं। डिटेक्टर उनको, सेंसर उनको पकड़ता रहता है। लेकिन जहां कहीं अल्युमिनियम फॉइल की थिकनेस ज्यादा हो जाती है, उसमें से बीटा पार्टिकल पास नहीं कर पाता। जब बीटा पार्टिकल पास नहीं कर पाता, तो जो पीछे वाला सेंसर है वो इस बात को नोट कर लेता है और अलार्म बजा देता है कि जनाब अल्युमिनियम फॉइल की जो थिकनेस है वो यहाँ पे ज्यादा हो गई। तो ये बेटा इसके तीन यूजेस, और अल्फा बीटा गैमा को प्रॉपर्टी के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। तेजी के साथ चल रहे हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या सर? क्वेश्चन ये है कि कार्बन एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, इसका न्यूक्लियॉन नंबर 14 है। तो अगर इसको बेटा मैं यूं लिख लूं कि कार्बन एटॉमिक नंबर 6, ये यहाँ पे दिया हुआ है, खुद बता रहे हैं मास नंबर 14 है। ठीक है जी, कार्बन है। इस कार्बन में से इमिट हो गया एक बीटा पार्टिकल। जब कार्बन में से बीटा इमिट होता है, तो हम आपको बता चुके हैं कि बीटा इमिट होने से मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता। मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन ये एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 हो जाता है। और अगर ये इंक्रीज बाय 1 हो गया, तो कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 7 है? तो सर एटॉमिक नंबर 7 है नाइट्रोजन का। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा नाइट्रोजन। तो पूरी बात ये बनी कि कार्बन 14 में से जब बीटा पार्टिकल इमिट होता है जिसका मास 0, चार्ज -1, तो दिस कार्बन टर्न्स इनटू नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की नोटेशन मैंने आपके सामने लिख दी, और साफ नजर आ रहा है कि बीटा इमिट होने से मास नंबर नो चेंज, बट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। अच्छा जी, अब जरा आगे आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे किसी बच्चे से सपोर्ट चाहिए होगी। हुनैन, क्या आप अपना माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं? हुनैन? हाँ बेटा, जरा इस सवाल में हमें हमें आपकी हेल्प चाहिए होगी, तो आप जरा हमारी हेल्प करें और हमें बताएं। जरा सुनिए, कह रहे हैं एक रेडियो एक्टिव सैंपल है। इस रेडियो एक्टिव सैंपल को मैंने जीएम ट्यूब के करीब लाके रखा। जब मैंने जीएम ट्यूब के करीब लाके रखा, तो रीडिंग आ रही थी 597। ठीक है ना, 597। और ये उस वक्त की बात है जब ये रेडियो एक्टिव सैंपल, ये जीएम ट्यूब, और बीच में कोई बैरियर नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। मुझे याद है इस तरह का सवाल मैं लास्ट क्लास में ऑनलाइन करा चुका हूँ, इसलिए आप बता दीजिएगा। कह रहे जनाब ये सैंपल है बेटा, और ये सामने जीएम ट्यूब है, बीच में कोई बैरियर नहीं है, रीडिंग आ रही 597। अब बेटा मैंने इस सैंपल और इस जीएम ट्यूब के बिटवीन में एक लाके रख दी शीट ऑफ पेपर। जब मैंने शीट ऑफ पेपर लाके रख दी, तो अब रीडिंग आ रही है 602। अब मैं गाइड नहीं करूंगा आपको, मुझे नहीं पता आप सब मेरे साथ लास्ट क्लास में थे या नहीं। बताइए, 597 विदाउट सैंपल है, शीट लाके रख दी, 602 रीडिंग आ रही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सोर्स में से अल्फा इमिट हो रहा है या नहीं? यस या नो, इतनी सी बात बतानी है हुनैन। नो, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया। ठीक है जी। सर अगर अल्फा इमिट हो रहा होता, तो सैंपल में से निकलने वाला अल्फा इस शीट ऑफ पेपर में से पास नहीं कर पाता। जब शीट ऑफ पेपर में से पास नहीं कर पाता, तो रीडिंग बहुत डिक्रीज हो जाती। ये 597 और 602 रीडिंग करीब करीब रीडिंग है, ये नहीं बोलिएगा रीडिंग बढ़ गई, ये तो रैंडमनेस की वजह से रीडिंग ऊपर नीचे हो रही है। तो 597 602 सेम रीडिंग है। सेम रीडिंग का मतलब, अगर मैंने पेपर लाके रखा, अगर अल्फा होते तो रीडिंग बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। अल्फा नहीं है, इसलिए रीडिंग वही आ रही है। अल्फा नहीं है तो इसका मतलब हुआ अल्फा पार्टिकल, मैंने आंसर में लिखा नो इमिशन, यानी सोर्स में से अल्फा इमिट नहीं हो रहा। अब कह रहे हैं एक्सप्लेन भी करें, एक्सप्लेनेशन भी करें। तो एक्सप्लेनेशन क्या है? मैंने लिखा एज अल्फा कैन नॉट पास थ्रू पेपर शीट। अल्फा जो है वो पेपर शीट में से पास नहीं कर सकता, और अगर अल्फा पेपर शीट में से पास नहीं कर सकता, तो अगर अल्फा होता इन प्रेजेंस ऑफ अल्फा,
रीडिंग शुड रिड्यूस। ठीक है जनाब, रीडिंग को फॉल कर जाना था। अगर अल्फा होता, इन प्रेजेंस ऑफ अल्फा, अल्फा होता, अल्फा प्रेजेंट होता, तो रीडिंग शुड फॉल, रीडिंग को गिर जाना चाहिए था। अगर रीडिंग नहीं गिरी, इसका मतलब है द सोर्स इज नॉट इमिटिंग अल्फा पार्टिकल। होना है ना बेटा, बेहतरीन होना है ना। या फिर दूसरा वाला पार्ट भी कर दो। मैंने थिन अल्मोनियम शीट ला के रख दी, रीडिंग अभी भी 590 80 आ रही है, क्या बोलते हैं? नो इमिशन हो रही है। और क्योंकि नो इमिशन है, इसलिए मैं इसके ऊपर अब मजीद इंग्लिश नहीं लिख रहा, क्योंकि इसका भी वही आंसर है कि जनाब जो बीटा होता है वो पास हो ही नहीं सकता था अल्मीनियम की शीट से। तो फिर क्या आ रहा है जिसकी वजह से रीडिंग आ रही है? तो लिखा है जनाब अ पीस ऑफ थिन लेड, लेड लाके रखा तो रीडिंग रिड्यूस हो गई। पर यार रीडिंग बहुत थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, इसकी क्या वजह होने आपको नजर आ रही है? रिड्यूस हुई है लेकिन बहुत कम। क्या कहते हैं? थोड़ी मुश्किल बात आ गई। नहीं, इमिशन तो हो रही है सर। आप ये कहें कि जो लेड की शीट है ना सर, ये थिन शीट है, थिन है ना, तो थिन की वजह से जो बहुत सारी गैमा है ना, वो इसमें से अभी भी जबरदस्ती पास कर रही है, और पास करके रीडिंग को 597 से खाली 510 तक लेकर आ पाई है। ठीक है जनाब। अच्छा, अगर ये लेड की शीट थिक होती तो रीडिंग फिर बहुत ज्यादा फॉल कर जाती। ठीक है, रीडिंग फॉल कर रही है लेकिन बहुत थोड़ी सी। थोड़ी क्यों फॉल कर रही है? क्योंकि लेड की शीट थिन है। अगर ये थिक होती तो बहुत ज्यादा रीडिंग रिड्यूस हो जाती। ठीक है जी, चलिए जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ताहा अगर हमें बल्कि आप बहुत आसान सवाल है यार, ताहा से भी नहीं पूछ रहे भाई। बीटा इमिट हो रहा है, बीटा जैसा भी सवाल हम ऊपर कर चुके हैं। ऊपर वाले नंबर में बेटा कोई चेंज आता नहीं है, नीचे वाला नंबर 90 से 91 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। अलबत्ता इस क्वेश्चन में आए, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है तो जरा सुने। कह रहे जनाब एक सैंपल है, वो सैंपल बीटा पार्टिकल इमिट कर रहा है और काउंट रेट 2480 है। इट इज इनिशियल काउंट रेट। और पूरे क्वेश्चन में जाके देख लें, कहीं पर भी फाइनल रेट नहीं लिखा हुआ है। इनिशियल रीडिंग दी हुई है और फाइनल रीडिंग नहीं गिवन है। फाइनल रीडिंग तो हमने कैलकुलेट करनी है, फाइनल रीडिंग कैलकुलेट करनी है। ताहा सिर्फ इतनी सी बात बता दें, बाय फॉर्मूला या विदाउट फॉर्मूला? इनिशियल रीडिंग, जी इनिशियल रीडिंग गिवन है, फाइनल रीडिंग गिवन नहीं है, इसलिए फार्मूला लगाकर हम क्यों मुसीबत अपने अपने आप के लगाएं पीछे। तो सर नो फार्मूला, इस सवाल को आप बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से करें, सीधे सीधे तरीके से भी बड़े आराम से आंसर आ जाए। कैसे आंसर आएगा तो जरा सुनिए। कह रहे हाफ लाइफ 24 डेज है, तो एवरी 24 डेज, देखिएगा आफ्टर 24 डेज आप देखिएगा जो रीडिंग है ना 2480 वो आधी हो जाएगी। और 2480 को मैं आधा भी कर रहा हूँ, 2 1 2 2 4, ये आ गई जी 1240। अच्छा सर 24 में 24 डेज और मिला दें तो ये बन गए 48 डेज। सर 48 डेज में जो वाली रीडिंग थी ना 12640 वाली, सर वो और आधी हो जाएगी। ठीक है ना, 1240 वाली जो रीडिंग है सर, वो 1240 वाली रीडिंग फर्दर हाफ हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा सर 24 डेज और आगे चले जाएं, उसी टाइम को आगे बढ़ाते, 24 डेज और आगे चले जाएं, तो ये बन गए आपके 72 डेज। और जब 72 डेज बनेंगे तो 72 डेज लेटर जो रीडिंग होगी ना सर, वो 620 का भी आधी हो जाएगी। और अब 620 का आधा करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 310। तो रीडिंग को एक दफा आधा करा 24 डेज के बाद, फिर आधा करा, फिर आधा करा, तो जब 3 टाइम्स आपने हाफ किया तो रीडिंग आ गई 310। ठीक है ना, अब रीडिंग आ गई 310। अच्छा जी, और आगे चलें। इसमें कह रहे हैं कि इस बात का ख्याल रखिएगा, इन जनरल जब हम आईजीसीएसई फिजिक्स पढ़ाते हैं और ए लेवल्स की फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो जो नया एलिमेंट बनता है जिसको हम लोग डॉटर एलिमेंट कहते हैं, उस डॉटर एलिमेंट को हम फर्दर डीके नहीं कराते। हम कहते हैं थोरियम से
रेडियो एक्टिविटी होगी, पेरेंट से रेडियो एक्टिविटी होगी, पर जो इसके अंदर डॉटर एलिमेंट है उससे रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी, प्रोटैक्टिनम से नहीं होगी। ये हमारी थ्योरी होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जनाब ये जो प्रोटैक्टिनम है ना, ये भी रेडियो एक्टिव है, और इससे जो रेडियो एक्टिविटी हो रही है वो बीटा इमिट करती है। लेकिन भाई उसकी हाफ लाइफ जस्ट 70 सेकेंड है, जस्ट 70 सेकेंड। ठीक है जनाब, तो 70 सेकेंड आप समझते हैं टाइम ना होने के बराबर है। तो अब कह ये रहे हैं कि स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ दिस वुड अफेक्ट द ऑब्जर्व काउंट रेट फॉर द सैंपल इन बी आफ्टर 72 डेज। 72 डेज के बाद जो काउंट रेट होगा, वो काउंट रेट क्या ऑब्जर्व होगा, वो काउंट रेट क्या ऑब्जर्व होगा। ठीक है जनाब, तो आपको ये वाली बात मेरी समझ में आ रही है? पहले मैं अपनी बात रिपीट करूंगा, और अपनी बात रिपीट करके फाइक से ये वाली बात कहलवाना चाहूंगा। फाइक बेटा अगर आप अपना माइक्रोफोन को रेडी करें। ये बताइए, इन जनरल हम ये एजम्पशन लेते हैं कि जो डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं होते। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सर जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो भी रेडियो एक्टिव है, और सर अगर वो भी रेडियो एक्टिव है तो उससे जो रेडियो एक्टिविटी होगी सर वो रीडिंग को अफेक्ट करेगी या नहीं। तो मैं आपसे ये पूरे सवाल का आंसर नहीं पूछ रहा, सिर्फ ये बताइए इन जनरल हम क्या एजम्पशन लेते हैं। इन जनरल हमारा एजम्पशन क्या होता है? नहीं होती है। हाँ, लेकिन इस केस में वो कह रहे हैं प्रोटेक्टिनम भी कर रहा है। अब जब प्रोटेक्टिनम भी कर रहा है तो पता क्या होगा, गौर से सुनिए। सर होगा ये कि जब हम 72 डेज के बाद चेक करेंगे तो 72 डेज में से 310 रीडिंग तो थोरियम वाली आ रही होगी। ठीक है, और थोड़ी सी रीडिंग ज्यादा आ जाएगी किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रोटेक्टिनम। तो काउंट रेट थोड़ा सा ज्यादा आएगा। लेकिन वो जो थोड़ा सा ज्यादा काउंट रेट होगा ना, वो सिर्फ फ्यू सेकंड्स के लिए होगा, और फ्यू सेकंड के बाद वो दोबारा 310 के ऊपर ही आ जाएगी। ठीक है जनाब, तो उसने सिर्फ ये पूछा है कि क्या ऑब्जर्व होगा। तो हम कहेंगे सर जो रीडिंग होगी ना वो 310 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी। लेकिन वो थोड़ी सी ज्यादा होना इस वजह से है क्योंकि जो डॉटर है वो भी रेडियो एक्टिव है, वो भी रेडियो एक्टिविटी कर रहा है। लेकिन क्योंकि उसकी हाफ लाइफ बहुत कम है, तो सर हाफ लाइफ बहुत कम होने की वजह से ये रीडिंग हमें बहुत थोड़े से टाइम के लिए इंक्रीज्ड मिलेगी, उसके बाद रीडिंग 310 पर ही वापस आ जाएगी। ठीक है जनाब, तो आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसी बात को बेटा मैं यहीं पे अगर प्रॉपर वर्डिंग में लिख दूंगा तो आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। तो बेटा मैं यहाँ पे आंसर इसका लिखना चाह रहा हूँ, जरा सुनिए। आफ्टर 72 डेज काउंट रेट will be greater than 310, but only for few seconds, as the half-life of protactinum is few seconds, but later reading will be 310। ठीक है ना, 72 डेज के बाद काउंट रेट 310 से बढ़ा आएगा। पर वो जो बड़ा आएगा ना वो भाई थोड़े से सेकंड के लिए आएगा। 70 सेकंड 24 घंटे के मुकाबले में क्या होता है, सॉरी 24 डेज के मुकाबले में क्या होता है? कहाँ 24 डेज की हाफ लाइफ, कहाँ 72 सॉरी 70 सेकंड्स की हाफ लाइफ, कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा, रीडिंग 310 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी, लेकिन वो थोड़े से सेकंड्स के लिए होगी, और वो थोड़े सेकंड गुजरने के बाद रीडिंग दोबारा 310 हो जाएगी। तो ये काफी अजीब सा सवाल है, लेकिन भाई पेपर में एक दफा आया हुआ है इसलिए मैंने आपको सुना दिया। आगे चलें जनाब। फिशन फ्यूजन का सवाल अभी हम नहीं उठा रहे, ये फिशन का सवाल है, फिशन अभी नहीं कर रहे। अलबत्ता हाफ लाइफ करेंगे जी, बिल्कुल हाफ लाइफ करेंगे। जरा सुनिए, इस हाफ लाइफ में क्या हो रहा है सर, फर्स्ट टाइम अब ये कर ये रहे हैं
कि क्वेश्चन में ना काउंट रेट के बजाय नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स। तो जनाब आपको ये बता रहे हैं कि हाफ लाइफ 26 आवर्स है और इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं। तो नंबर ऑफ एटम हो या इनिशियल रीडिंग हो, हैविंग सेम मीनिंग, सेम कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है, बताइए 52 डेज लेटर कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, मतलब कैलकुलेट फाइनल रीडिंग। इट मीन्स यू आर गिवन इनिशियल रीडिंग, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट फाइनल रीडिंग, और फाइनल रीडिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए डू नॉट यूज फॉर्मूला, जस्ट सॉल्व बाय कॉमन सेंस मेथड। एंड कॉमन सेंस मेथड इज, सर हाफ लाइफ इज 26 आवर, सो आई एम राइटिंग आफ्टर 26 आवर्स जो रीडिंग होगी, इट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, इट इज 4.8 एक्सपोनेंट 9, 4.8 एक्सपोनेंट 9। ठीक है जनाब, इट विल बी आफ्टर 26 आवर्स। अच्छा, जब आप 26 आवर फर्दर आगे जाओगे, जब आप फर्दर 26 आवर्स आगे जाओगे, तो 26 प्लस 26 मीन्स 52 आवर्स। तो सर जो रीडिंग होगी ना, वो फर्दर हाफ हो जाएगी। तो सर 4 पॉइंट हाफ का आधा 2.4, 2.4 का आधा 1.2, और 1.2 एक्सपोनेंट 9। तो 52 आवर्स लेटर ये वाली सूरत हाल होगी, नंबर ऑफ एटम्स इतने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इतने होंगे। और बार बार एक जुमला अब मैं कहना चाहूंगा कि ये वो नंबर ऑफ एटम होते हैं जो ओरिजिनल होते हैं। ओरिजिनल होने का मतलब ये वो नंबर ऑफ एटम होते हैं जो अनडीकेड होते हैं, जो अभी भी ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं। अनडीकेड होते हैं मतलब ओरिजिनल होते हैं। क्योंकि अब अगले सवाल में पता है क्या होने वाला है, वो पूछेगा बताइए कितने डीके हो गए। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये हमने वो नंबर ऑफ एटम निकाले होते हैं जो डीके नहीं हुए, अनडीकेड है, दीज आर अनडीकेड। ठीक, चले अगले सवाल में जब वो चीज आती है फिर मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रिडॉन, और याद रखिएगा ये रिडॉन समटाइम एयर में गैस होती है, ये भी बैकग्राउंड रेडिएशन का एक सोर्स है। रेडॉन का होना भी बैकग्राउंड रेडिएशन का एक सोर्स है। कह रहे जनाब रेडॉन आपके सामने लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर 86 है। आपको पता है जो एटॉमिक नंबर होता है यही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर 86 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 86। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर अगर न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है जनाब, अगर खौला अपना माइक्रोफोन ऑन कर सकें तो बेटा खौला, क्या आप हमें बता सकती हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ डू यू कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इफ यू आर गिवन दिस नोटेशन 22286? खौला, क्या आप मुझे बता सकती हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, मास नंबर 222 माइनस 86 एटॉमिक नंबर, माइनस करोगे जो नंबर आएगा इट विल बी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। चलिए जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडॉन, रेडॉन में से इमिट हो गया अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जब इमिट हो गया तो कह रहे हैं जनाब कि रेडॉन की इक्वेशन को कंप्लीट करें, और ये पोलोनियम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, मैंने लिखा पी ओ पोलोनियम, और इसमें से इमिट हुआ है अल्फा। क्या कन्वर्जन हो जाएगा? सर जो ऊपर वाला नंबर है रिड्यूस बाय 4, 222 माइनस 4 इट इज 218, 86 माइनस 2 84। तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2, मास नंबर डिक्रीज बाय 4। ठीक है जी। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक थोड़ी सी नई वर्डिंग आ रही है। क्या वर्डिंग आ रही है? वर्डिंग अभी मैं आपको सिखाता हूँ। वर्डिंग जो नई है उसको करने से पहले अगर हम पुरानी बातें करें तो हाफ लाइफ 3.8 डेज,
नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 6.4, 7.6 डेज के बाद फाइनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कैलकुलेट करना है। वो क्या पूछ रहा है, 2 मिनट के लिए इसको रोक दे, 2 मिनट के लिए इसको रोक दें, अभी सवाल को पुराने स्टाइल से करते हैं। तो जरा सुनिए, क्वेश्चन में वी आर गिवन हाफ लाइफ इज 3.8 डेज। तो मैंने लिखा कि आफ्टर 3.8 डेज जो भी रीडिंग है, दिस रीडिंग रिड्यूसेस टू 1/2। तो रीडिंग हो गई जनाब 3.2 एक्सपोनेंट 6। ठीक है जनाब, आफ्टर दिस इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज हाफ लाइफ रीडिंग रिड्यूस टू 1/2। अच्छा, फिर मैंने कहा इसी रीडिंग को, इसी टाइम को और आगे चले जाएं। 3.8 प्लस 3.8 आपको पता है इट मींस 7.6 डेज। तो जनाब 7.6 डेज के बाद जो रीडिंग 3.2 वाली थी सर वो आधी हो जाएगी, और जब वो आधी हो जाएगी तो ये बन जाएगा 1.6 एक्सपोनेंट 6। तो याद रखिएगा ये वो न्यूक्लियाई हैं जो अनडीकेड है, अनडीकेड। ठीक है जनाब, तो जरा मैं लिख दूं ये वाली बात, दीज आर अनडीकेड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ये वो न्यूक्लियाई हैं जो अभी तक ओरिजिनल शेप में है, ओरिजिनल स्टेट में है, और कन्वर्ट नहीं हुए। ठीक है ना। अच्छा, जब कन्वर्ट होते तो क्या होता, तो जरा मैं एक छोटी सी, यहाँ तक की बात पुरानी चली है, मैं थोड़ी सी नई बातें करने जा रहा हूँ, जरा सुनिए। फॉर एग्जाम्पल कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसके 100 न्यूक्लियाई अभी ओरिजिनल है, ओरिजिनल है 100। ठीक है, इस 100 में से फॉर एग्जाम्पल शुरू में ओरिजिनल को खैर पेरेंट लिखते हैं, सॉरी, ओरिजिनल 100 है, और ओरिजिनल का मतलब होता है अनडीकेड। और डॉटर, डॉटर अभी 0 है, और डॉटर का मतलब होता है जो कन्वर्ट हो चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं। कुछ टाइम के बाद मैंने नोट करा कि जो पेरेंट है ना ये 80 रह गए। सर अगर ये 80 रह गए ना तो डॉटर 20 बन गया होगा। और डॉटर 20 क्यों बना होगा, क्योंकि सर उसमें से ना 20 अल्फा पार्टिकल एमिट हुए होंगे। एक अल्फा निकलता है सर, एक अल्फा निकलता है, तो एक अल्फा निकलने से एक पेरेंट एक डॉटर में कन्वर्ट हो जाता है। दो अल्फा निकलने से यानी दो न्यूक्लियाई में से दो कन्वर्जन हो जाएंगे, तीन न्यूक्लियाई से तीन कन्वर्जन हो जाएंगे। कहना ये चाह रहा हूं कि अगर कोई रेडियो एक्टिव सोर्स सिर्फ अल्फा पार्टिकल इमिट करता है, सिर्फ अल्फा पार्टिकल इमिट करता है, तो जितने न्यूक्लियाई डीकेड हुए होंगे ना, बिल्कुल उतने ही नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिट हुए होंगे। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल हमेशा नंबर ऑफ डीकेड न्यूक्लियाई के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल हमेशा, नोट कर लीजिए, अगर कोई सोर्स अल्फा इमीटर है तो अल्फा पार्टिकल्स की तादाद, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हमेशा बराबर होंगे डीकेड न्यूक्लियाई, डीकेड न्यूक्लियाई जितने डीके हो चुके हैं। अब हमने जो कैलकुलेट करा है बेटा ये तो अनडीके है। तो आपको याद है ओरिजिनल थे कितने, सर ओरिजिनल थे 6.4, सर ओरिजिनल थे 6.4, 6.4 में से इतने अभी भी सही है, इतने अभी भी सही हैं। तो जनाब जो डीके हो गए ना वो 4.8 एक्सपोनेंट 6 होगा, और जितने न्यूक्लियाई डीके हुए होंगे हमेशा उतने ही अल्फा पार्टिकल इमिट हुए होते हैं। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हमेशा नंबर ऑफ डीकेड न्यूक्लियाई के बराबर होते हैं। पहले कॉपी कर लें, आई होप कि समझ भी नहीं आया होगा। पहले कॉपी कर ले, मैं एक दफा और कोशिश करता हूँ।
देखिए दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा कि जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा बीटा गैमा इमिट करता है तो वो एक पेरेंट से डॉटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं हाफ लाइफ वाली, उस कैलकुलेशन से जो हमारे पास फाइनल आंसर आता है सर, ये वो फाइनल आंसर होता है जो हमें बताता है कि इतने न्यूक्लियाई अभी तक सही सलामत है, मतलब अनडीकेड है, अनडीकेड है। तो पहली बात तो ये जहन में बिठाएं जो मैंने भी लास्ट क्वेश्चन में भी बोली थी कि हमारी कैलकुलेशन का रिजल्ट हमेशा अनडीकेड न्यूक्लियाई को बताता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं बताइए कितने अल्फा पार्टिकल लिमिट हुए। तो जब कभी कहे ना कितने अल्फा पार्टिकल लिमिट हुए, तो मैं आपसे यूं कहूंगा कि आप कैलकुलेट कर लो कि हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर डीकेड। जितने न्यूक्लियाई डीके हुए होंगे उतने ही अल्फा पार्टिकल लिमिट हुए होंगे। सर डीकेड न्यूक्लियाई कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसके लिए मैंने बताया कि शुरू वाले न्यूक्लियाई और जितने न्यूक्लियाई अभी मौजूद है उनको माइनस कर दें। माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा डीकेड न्यूक्लियाई। तो 4.8 इस वक्त डीके हो चुके हैं, और जितने डीके हुए होंगे वही चीज कहलाएगी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। जितने डीके हुए होंगे वही चीज कहलाएगी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। बट अब एक बात, वो मुश्किल बात है, आप पीछे वाली बात को छोड़ दें, सिर्फ इस वाली बात को जो आपके समझ में आया हो बेटा बोल के बताएं फाइक। हाँ, जबरदस्त। हाँ, बेहतरीन, बेहतरीन। और एक डीके होता है तो एक अल्फा निकलता है। दो न्यूक्लियाई डीके होंगे तो दो अल्फा निकले होंगे, तीन अल्फा निकले होंगे तो तीन डीके हुए होंगे। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल नंबर ऑफ डीकेड न्यूक्लियाई के बराबर होते हैं। जबरदस्त हो गया जी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और आगे चलने में कह रहे हैं जनाब, स्टेट द टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव इमिशन दैट कॉजेज अ प्रोटॉन नंबर दिस। अच्छा मैं कराऊंगा, लेकिन मैं इस रिकॉर्डिंग को यहाँ स्टॉप करके ना एक काम आप बच्चों को देना चाहता हूँ एज अ होमवर्क। और वो आप होमवर्क करके रखेंगे तो मेरे लिए कल वाली क्लास में उस होमवर्क को भी डिस्कस करना आसान होगा। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ।